हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र। और आज जिस पेपर को सॉल्व करेंगे उसका कोड है 824 के सेट 2 2023 के लिए है। और इसका दूसरा पार्ट है आज का वीडियो। पहले पार्ट में हमने टोटल 20 न्यूमेरिकल ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, इनको हमने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है या इसमें कौन क्या सही है। उसके बाद अगले खंड में आज के पार्ट में हम लोग यहाँ से आगे के पार्टों को देखेंगे कैसे लगाना है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न या उपभाग 1, ये पहला फिजिक्स का खंड है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो के खंड है। टोटल ये 50 अंक होने हैं इसमें से, जिसमें से पहला दिया हुआ एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, गणना करके बताओ उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। सवाल में जिस दर्पण को यूज करना है वो है उत्तल। सबसे पहले इसे फिगर बना लेना है और ये इसका पोल P मान लेते हैं। और यहाँ से दिया हुआ है कि ये 4 मीटर की दूरी पर पीछे है कोई, जैसे ये मान लेते हैं। यहाँ पे एक वस्तु को EB मान लेते हैं, जैसे ये वस्तु है EB और इसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। ये पॉइंट मान लेते हैं C, इसका कहीं पे फोकस रहेगा, पॉइंट F। तो इसमें R की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर, तो F की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर, क्योंकि F होता है R/2। क्योंकि ये दर्पण उत्तल है इसलिए यहाँ पे चिन्ह प्लस रहेगा। और इसमें U की वैल्यू दी हुई है -4 मीटर। U इस तरफ मेजर करेंगे पोल से तो उसकी वैल्यू -4 मीटर लिखेंगे। अब हमें प्रतिबिंब बताना, सूत्र लगाएंगे 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। F की जगह पे 1, V के बारे में निकालना है और U की वैल्यू है -4, या 1/V बराबर हो जाएगा 1 धन 1/4, या 1/V बराबर हो जाएगा 5/4, या V बराबर 4/5, यानी 0.8 मीटर कह सकते हैं, या 80 सेंटीमीटर की दूरी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और इसमें चिन्ह प्लस आया, मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है। तो सवाल में कहा था कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। किरण आरेख बनाओ। तो सबसे पहले हम एक समांतर किरण बना लेंगे और इसको ऐसे लगेगा कि फोकस से जा रहा है, हालांकि ये इस तरफ से परावर्तित होकर ऊपर उठेगा। और एक हम पोल पे डाल देते हैं। मान लो हमने एक लाइन डाला पोल पे, तो पोल पर जितने एंगल पे आपतित होता है उतने ही एंगल पर परावर्तित भी होता है, ये नियम है। तो ये लगेगा कि पीछे से आ रहा है और यहाँ पे बनेगा इसका इमेज। ये वस्तु है अगर, तो ये हो जाएगा A', B' प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच ध्रुव से 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका उत्तर, कि जब वस्तु होगी दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर तो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में
ध्रुव से 0.8 मीटर की दूरी पर। अगर हमें फोकस से पता करना हो कितना दूर है तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, उसमें से 0.8 घटा देंगे, यानी 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर इस साइड से डिस्टेंस होगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। इसमें प्रकृति नहीं पूछा था, नहीं तो आप लिख सकते थे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये था पहला सवाल। दूसरा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ये सवाल है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अनंत दूरी तक देखने के लिए उसे किस प्रकृति और किस फोकस के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ चित्र के हिसाब से आपको समझाते हैं कि ये है मानव नेत्र का उत्तल लेंस जो सबके सामने है, और ये है रेटिना जहाँ पे इमेज बनना है। सवाल में है कि वो 100 सेंटीमीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब जब वस्तु की दूरी होगी 100 तो वो इसको देख सकता है, यानी यहाँ से इसकी इमेज बन सकती है। यानी यहाँ से अगर चलने वाली किरणें अगर लेंस को टकराएंगी तो वो रेटिना पर फोकस करेंगी। ये दूरी है 100 मीटर की। लेकिन सवाल में है कि इससे आगे की चीज़ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इससे आगे का जो होगा उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है। ये इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें कहा है इसको दूर करने के लिए हमें कितनी फोकस का और कैसा हमें लेंस लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लेंस होगा उस लेंस का एक ही काम होना चाहिए। जैसे मान लो वस्तु यहाँ इन्फिनिटी पर है, तो सबसे पहले लेंस का काम होना चाहिए कि लेंस उस प्रतिबिंब को लाके यहाँ पे बना दे, और उसके बाद जब लेंस प्रतिबिंब को लाके यहाँ पे बना देगा तो आँख उसको देख सकता है। जब भी हम दृष्टि दोष के सवाल लगाते हैं तो लेंसों का यही काम होता है। लेंस कभी भी आँख की दृष्टि को सही नहीं करते, बल्कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है उसको ऐसी जगह पर इमेज लाके बनाते हैं जहाँ से आँख पहले से देख सकता था। तो यहाँ पे हम मान लो एक लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। अब आप कहेंगे अवतल लेंस ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, ये किरणों को थोड़ा सा दूसरी तरफ फैला देता है। जैसे मान लो यहाँ पे वस्तु है और ये यहाँ पे आया प्रकाश की किरण, हमने ये बनाया। तो जब ये लाइट की किरण यहाँ जा रही है, यहाँ पे मान लो वस्तु थी अपनी, जब आँख में दृष्टि दोष है तो यहाँ से जाएगा तो ये इमेज कहीं और पहले मुड़ जाएगा या पीछे मुड़ जाएगा, जो भी हो सकता है। मान लो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम लेंस लगाए हैं तो लेंस ने क्या किया, यहाँ से आने वाली किरणों को थोड़ा और फैला दिया, जिससे किरणें मुड़ गई 100 मीटर की दूरी पर, और आँख पहले से ही 100 मीटर की दूरी पर इस वस्तु को देख सकता था, तो उससे उसका इमेज बन गया। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले u और v कन्फर्म करना है। तो यहाँ पे u की वैल्यू रहेगी अनंत, इस लेंस से इसकी दूरी रहेगी अनंत, और v की दूरी जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है 100 मीटर, हमें इसके बीच की दूरी को इग्नोर कर देना। हमें ये समझना है कि लेंस और आँख एक ही जगह पर है। तो हम v की जगह पे लिखेंगे ऋण 100 मीटर, क्योंकि प्रतिबिंब भी लेंस के सामने ही बना हुआ है। तो यहाँ से लेंस सूत्र लगेगा 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u। f निकालना है, v की जगह पे ऋण 1/100, और यहाँ पे ऋण अनंत, 1/अनंत का मान 0 होता है, ख़त्म। तो f की वैल्यू बनेगी ऋण 100 मीटर, और यहाँ पे माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि लेंस अवतल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर फोकस दूरी वाले
अवतल लेंस की आवश्यकता है। कैसी लेंस लगेगी? 100 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे अगर आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं जो कि दृष्टि दोष पर या फिर दर्पण और लेंस दोनों को मिक्स करके जो न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप एक बार हमारा लाइट का चैप्टर ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको ये चीज़ पूरा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड करके सवाल जो बनाए जाते हैं वो प्रश्न भी आपको मिलेंगे, जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन करके जो प्रश्नावली है आप उसमें सीख सकते हैं। तो ये हुआ प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का हल। तीसरा प्रश्न है, ओम के नियम क्या हैं? इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह है ओम के बारे में बताना, फिगर बना के बताना है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं जितने अंक का है ये। इसमें कहा है, इसमें चित्र बना के आपको समझाना है। ओम का नियम जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस के लिए है। मान लो एक रेजिस्टेंस है R और इसको हमने सप्लाई दी है DC वोल्टेज की, दृष्ट धारा दी है। मान लो V हमने वोल्टेज इस पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से करंट आई पूरे परिपथ में बह रही है। तो ओम के नियम के हिसाब से V इक्वल होना चाहिए I इंटू R, या R इक्वल होना चाहिए V अपान I। ये है ओम का नियम। या फिर कह सकते हो कि ये नियम हो सकता है, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे परिपथ में धारा की वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो सवाल में इसमें कहा ओम का नियम क्या है ये बताओ। तो ओम का नियम यही है कि जब किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसके सिरों पर अब यहाँ पे विभवांतर स्थापित होने के बाद प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये सिंपल है। जब किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तो इस विभवांतर के कारण प्रतिरोध के होकर बहने वाली धारा या प्रतिरोध में से गुजरने वाली विद्युत धारा इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये है इसका ओम का नियम। साथ में इसमें कहा चित्र भी बनाओ, तो हमने चित्र बना दिया। ये बताओ कि प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का जो एक और सूत्र होता है वो ये होता है रो L अपान A, ये होता है। तो यहाँ से आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा, प्रतिरोध क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का तापमान से भी संबंध है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है। लेकिन बेसिकली आपके किताब की दृष्टि से आपको केवल ये 2 पॉइंट लिखने हैं कि चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध होता है, यानी जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, तो जैसे जैसे तार का क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध की वैल्यू घटेगी। और यहाँ पे ये जो है ये है प्रतिरोधकता, मतलब अलग अलग पदार्थ के लिए ये अलग अलग होता है। एक ही पदार्थ के लिए एक ही रो होगी, पदार्थ चाहे छोटा लिया जाए चाहे बड़ा लिया जाए चाहे जिस आकार का लिया जाए ये फिक्स रहेगा। तो ये है ओम के नियम से संबंधित। और आप हमारा पूरा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ पूरा, और उसमें ओम के नियम पर आधारित सवाल भी पूरे लगाए गए हैं। आप चाहे तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट एक बार चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये चौथा प्रश्न है, एक विद्युत मोटर और एक जनरेटर, ये दो चीज़ दो के दोनों टॉपिक से कट गए हैं जो कि वर्ष 2024 के लिए नहीं है। अगर आपको इन्हें लगाना है तो हमने पिछले वर्ष का जो सेट आया था, जो 2022 का जो अंशाल पेपर था, उसमें ये जितने भी सेट हैं या जितने भी सेट में आपको इस टाइप के जनरेटर और मोटर के प्रश्न मिलेंगे आपको इनका सलूशन आपको उसमें मिलेगा।
तो अगर आपको सीखना तो आप सीख सकते हैं, वैसे 2024 के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगला देखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी बनाओ। पहला है प्रोपेनल। कैसे बनाएंगे प्रोपेनल को? सबसे पहले तो ये लिखा हुआ प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, तीनों के बीच में एक एक बॉन्ड। अब अल लगाना है। अल का मतलब होता है कि हमें एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़ेगा। तो किस पे लगाना पड़ेगा? जब यहाँ कोई नंबर हो तो हमें वो देखना, नहीं हो तो हम चाहे जिधर इधर या उधर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हमने कर दिया, और जो खाली जगह रहेगी ये रहेगा हाइड्रोजन के लिए। ये है प्रोपेनल। और उसके बाद ये है पहला। दूसरा इसमें बनाना है 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। ये बनाना है 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है पेंटेनोइक पर, 2-मेथिल पर बाद में ध्यान देंगे। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है पेंटेन पर। पेंटेन माने 5 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब ये पेंटेनोइक, ये जो अम्ल समूह है, इस पर कोई नंबर नहीं पड़ा, यानी समूह आपका सबसे या तो इस तरफ के या तो इस तरफ के किसी एक कार्बन से जुड़ा। मान लो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह। अब इसमें कहा है 2-मेथिल, 2 इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है। तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से? इधर से दूसरे पर नहीं लगाएं, क्योंकि हम नंबर उधर से डालते हैं जिधर से समूह निकट हो। अब हमने समूह इधर बना लिया, तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा मेथिल को। और मेथिल का मतलब होता है CH3। चाहे तो यहाँ CH3 लिख दो, या तो यहाँ पे ऐसे 3 तरफ बिखेर के हाइड्रोजन भी बना सकते हो। चाहे तो यहाँ CH3 लिख दो, और बाकी जो खाली जगह है सब पे हाइड्रोजन रहेगा। ऐसे बनाना है। इसके बाद है तीसरा प्रोपीन। तो प्रोपीन कैसे बनाएंगे? अब चूंकि इसमें इन आया यानी डबल बॉन्ड लगेगा, तो सबसे पहले हम 3 कार्बन बनाएंगे, किसी 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। तो अब यहाँ पे 2 हो गए, तो 2 हमें बनाना पड़ेगा। मान लो ऊपर नीचे हमने बना दिया हाइड्रोजन को। यहाँ 1 2 3 हो गया, तो कहीं 1 बना दो। यहाँ पे 1 है तो पहले से 3 बनाना पड़ेगा। कार्बन के चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इसमें हो गया, इस कार्बन के अगल बगल में 1 2 3 4, इसके अगल बगल 1 2 3 4, ऐसे 4 बनाना होगा। और उसके बाद डी है 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2। ये है 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2। थोड़ा आगे लेते हैं इसको। तो ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, तो पहले 4 कार्बन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ ब्यूटेन लिखा है सबसे सिंपल, तो सबके अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये पहले तो निश्चिंत है, 4 हो गए। और उसके बाद अब इसमें कहा है कि ब्यूटेनॉल 2, यानी समूह कहाँ लगा है? दूसरे कार्बन पर। चाहे इधर से दूसरा ले लो या इधर से दूसरा। जैसे मान लो हमने इधर से दूसरे पर लगाया एल्कोहल समूह यानी OH, तो ये तो हो गया ब्यूटेनॉल 2 फिक्स हो गया। फिर उसके बाद है 2-मेथिल, यानी उसी पर मेथिल भी लगा। मेथिल यानी CH3। तो चाहे आप यहाँ पे CH3 लिख दो, या तो ऐसे 3 जगह हाइड्रोजन बना दो। अब सबकी वैलेंसी आपको बना देनी है। ये हो गया इसका जवाब। तो ये है जो आपका स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर जो है ये हर वर्ष आएगा, 2024 में भी आएगा। तो आप इसको बनाने का अभ्यास जरूर करना। 4 नंबर का ये फिक्स रहता है हर साल के लिए। और उसके बाद है यहाँ पे अगला आप सवाल देखो 6वां। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 2 3 है।
और इसमें कहा है कि पहला, इसमें 2 सवाल का जवाब देना है कि परमाणु की त्रिज्या किसमें ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, प्रत्येक के लिए कारण भी दो। सवाल पर स्टार बन गए, मतलब आपको इसे नहीं लगाना है। और ये 2022 के सभी सेटों में लगभग आया हुआ है। ये अगर आप देखोगे तो अलग अलग रूप में प्रश्न है। तो ये तो पहली बात 2024 के लिए लगाना नहीं है। और अगर आपको लगाने का शौक है तो आप सीरियल से पीछे के सेटों को हल करते हुए आएँ, तो ये बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा संतुलित रासायनिक समीकरण बताओ। इसका लिखना है, कुछ चीज़ें गायब है उसे भरना है। तो इसके अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, हर एक सेट में ऐसे ऐसे 6 आपको मिलेंगे। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि आपका 6 अंक पक्का हो जाए। तो यहाँ हमने इसको पहले ही लिख दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। थोड़ा हम पीछे लेते हैं इसको हमने पहले ही लिख लिया था। ये यहाँ पे देखो, ये है और ये 7वां प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर उसके बाद कुछ जगह खाली है, फिर लिखा जिप्सम। क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके बाद आपको क्या भरना है, जल भरना है। तो जल इसमें से गायब था, जल भरना है। उत्पाद में आएगा जिप्सम। तो यहाँ हमने उसका सूत्र भी लिख दिया है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 लिखा था ये H2O और CaSO4 इंटू 2H2O। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के सूत्र की भी जानकारी हो जाएगी और जो भी चीज़ आपका गायब है आप उसको भर भी सकते हो। जैसे दूसरे में दिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, गायब कौन है, तो हाइड्रोजन H2 दिया था, क्लोरीन Cl2, यानी आपको हिंदी में दिया है ये, इनकी ये नहीं लिखे थे। तो उत्तर में आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही अगला है जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड उत्पाद बना है। तो ये हमने ऊपर नीचे थोड़ा लिख दिया, जिंक कार्बोनेट बदल के बना जिंक ऑक्साइड, तो दूसरा बनना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे उसका केमिकल इक्वेशन है। फिर ऐसे ही अगला दिया हुआ है मैग्नीशियम, उसमें क्या मिलाएं कि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बन जाए। तो ये चीज़ यहाँ मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मिला दो तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको ये दिख रहा है रिएक्शन जो भी हिंदी में दिया है, उसके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं लिखे हुए हैं। तो आप चाहे तो केमिकल रिएक्शन के रूप में इसे भरना सीखो और वैसे ही सीखोगे तभी आप इसे भर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारा भर के रखा है। एक बार पीछे करते हैं इसको, ये है और ये कर रहे हैं थोड़ा सा आगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने कॉपी में ज़रूर नोट करना। जो चीज़ भी उसमें भरने में से गायब है आप उसको इसमें से लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, टॉपिक या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।